ज़हीर मुझे झंझोड़ कर न उठाता तो मैं अगली सुबह तक सोता रहता। बाहर फैली गहरी तारीकी शब के गलबे का ऐलान कर रही थी। सामने रखी मेज पर खाना रखा था। ज़हीर ने कहा, मैंने बहाना करके पूरन को रुखसत कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि आपके हाथों की खस्ता हालत देखकर वो किसी शक में मुब्तला हो। एक दो दिन उसके सामने हाथ छुपा कर रखने की कोशिश करें। मैंने इस बात में सर को जुम्बिश दी। खाना हस्बे मामूल बहुत उम्दा था। पूरन गर्म दूध के गिलास लेकर आया तो ज़हीर के मशवरे के मुताबिक मैं रजाई में दुबक गया। मेज पर गिलास रखने का कहकर ज़हीर ने उसे रात भर के लिए रुखसत करके दरवाज़ा बंद कर दिया। दूध पीने के बाद उसने मुझे नींद पूरी करने का मशवरा दिया। मैंने यकीन दिलाया कि मुझे फ़िलहाल नींद नहीं आ रही। हम दोनों काफ़ी देर तक गप्पे लड़ाते रहे। मैंने ज़हीर को क्रिकेट के मैदान में अपने कारनामे बताए। अपने क्रिकेट क्लब के क़याम का किस्सा सुनाया कि कैसे मैं ज़िद करके अब्बू जी से रकम लेकर बंदर रोड से क्रिकेट का बल्ला और गेंद खरीद कर लाया था और इस तरह मुस्लिम क्रिकेट क्लब की बुनियाद डाली। वो उस ज़माने में रनछोड़ लाइन के इलाके की वाहिद क्रिकेट टीम थी। ज़हीर ने बताया कि उसे फुटबॉल खेलने का शौक था। वो अपने कॉलेज की टीम में फॉरवर्ड पोजीशन पर खेला करता था और उसने कॉलेज को बहुत से अहम मुकाबले जितवाए थे। उसके घर में उसकी जीती हुई बहुत सी ट्रॉफियां और तश्तरियां सजी हुई थीं। फिर मेरी आंखें बोझल होते देखकर उसने लालटेन की लौ कम कर दी और रजाई सर पर लेकर करवट बदल ली। मेरी नींद गहरी होने लगी थी कि मुझे लगा ज़हीर अपनी चारपाई पर से उठा है, लेकिन आंखें खोलने और रजाई मुंह से हटाने की जहमत कौन करता। मैंने खुद को नींद को सौंप दिया। अगला पूरा दिन हम दोनों ने मोटरसाइकिल पर करीबी बस्तियों और खेत खलियानों और बिक्रम सिंह के फूलों के बागों की सैर करते गुजारा। रात के खाने के बाद हस्बे मामूल देर तक गपशप करते रहे। फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए, लेकिन शायद 1.5-2 घंटे के बाद मेरी नींद उचट गई। मुझे वाज़ेह तौर पर लगा कि ज़हीर न सिर्फ बिस्तर से उठा है बल्कि दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर गया है। मुझे हैरत हुई, इस पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि इतनी रात गए इतनी सख्त सर्दी में बाहर धक्के खाने पर मजबूर हो गया। अगर कोई मसला था तो मुझे जगा लेता। रफ़ा हाजत के लिए कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रफ्ता रफ्ता तजस्सुस ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैं रजाई हटाकर जायजा लेने पर मजबूर हो गया। लालटेन की धीमी रोशनी में ज़हीर का बिस्तर खाली नजर आ रहा था और दरवाजे की खुली कुंडी भी अभी तक हिल रही थी। मेरे जहन में एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर उसे किसी वजह से बाहर जाना भी पड़ा है तो वो अंधेरे में ठोकरें खाने से बचने के लिए कम से कम लालटेन तो अपने साथ ले जा सकता था। हवेली से बाहर तो जा बजा कुत्ते इस्तकबाल करेंगे। मुझसे रहा न गया। जूते पहनकर मैं दरवाजे के पास पहुंचा और फिर दोनों किवाड़ों में खला करके बाहर झांका। बिक्रम के दरबार के तौर पर इस्तेमाल होने वाले बरामदे से आगे खुले अहाते में आधे चांद की धुंधली रोशनी फैली हुई थी और सामने पड़े फाटक में लटका बड़ा सा ताला बंद नजर आ रहा था। यानी ज़हीर हवेली के अंदर ही मौजूद था, लेकिन कहाँ? मेरा दिल ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था। मैंने बेआवाज दरवाजा खोला और नीम तारीख बरामदे में पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ झांका। मुझे ज़हीर वहां दिखाई न दिया। क्या वो वसी अहाते में दाएं तरफ खासा हट कर बने भैंसों के बाड़े की तरफ गया है? बाड़े से मुंसलिक भूसे का गोदाम और गवालों की कोठरियां भी उसकी मंजिल नहीं हो सकती। बाएं तरफ वाले हिस्से में जीप का गैराज और अनाज जखीरा करने के गोदाम में भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आया और तभी मुझे सन्नाटे में धीमे लेकिन नाराजी भरे लहजे में किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी। वो आवाज बाएं हाथ पर बरामदे के सिरे पर वाक़े उस राहदारी से आ रही थी जो ज़नान खाने की तरफ जाती थी। उस राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जो अंदर से मुकफ़्फ़ल रहता था और हवेली से बाहर के किसी मर्द को उस राहदारी में जाने की इजाज़त नहीं थी। ना ही घर की ख़वातीन में से कोई उस राहदारी का इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल पागल हो गई हो क्या सुंदरी? मेहमान खाने में आने की क्या ज़रूरत थी? भाई साहब की आंख खुल जाती तो? ज़हीर के लहजे में खफगी और तशवीश नुमाया थी। जवाबन किसी लड़की की खनकदार हंसी सुनाई दी। ज़हीर ने उसे आवाज़ दबाने को कहा। सुंदरी ने हंसी रोकने की नाकाम कोशिश के दौरान पंजाबी लहजे में हिंदी बोलते हुए कहा, तो क्या होता, हमारी चोरी पकड़ी जाती? आज नहीं तो कल ये तो होना है। ज़हीर की आवाज़ आई, बस ज्यादा दांत ना निकालना और जनान खाने में जाओ। तुम्हारा इस तरह रोज रोज उस तरफ आना खतरनाक है। ज़हीर के लहजे में तंबीह थी, लेकिन जवाब एक बार फिर जलतरंग जैसी हंसी की शक्ल में आया। वो बोली, कोई खतरा नहीं है, बिक्रम भाई भटिंडे हैं, प्रीतो भाभी नींद की गोली खाकर लंबी पड़ी है। ज़हीर की आवाज आई, मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। तुम्हें न सही, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। चौकीदारों में से कोई इस तरफ आ सकता है, मुझे यहाँ देखते ही गोली चला देगा और मेरी लाश पड़ी होगी। सुंदरी ने हल्की सी चीख मारी, बोली, वाहे गुरु की पनाह, ये तुमने कैसी बात की ज़हीर? मैं न मर जाऊं तेरी जगह।
सुंदरी की जबान से जहीर का असल नाम सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। उन दोनों का ताल्लुक मेरे अंदाजे से ज्यादा गहरा लग रहा था। जहीर ने उसे खतरे का एहसास दिलाकर एक बार फिर जाने को कहा। वो बोली, अच्छा जाती हूँ, लेकिन वादा करो तुम कल परमिंदर बुआ के कमरे में मुझे मिलने आओगे। मैं रात ढले जनान खाने का दरवाजा खोल दूंगी। जहीर ने कहा, तुम पागल हो गए हो, मेरे बाप की हवेली नहीं है ये, वादा नहीं कर सकता। पता नहीं जमाल भाई कब सोएंगे, हो सकता है उनसे पहले मेरी आंख लग जाए। सुंदरी ने शरीर लहजे में कहा, सो जाना, मैं जगा दूंगी आकर। जहीर ने झल्लाकर कहा, इंसान की बच्ची बनो, ठीक है मैं आ जाऊंगा, अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनते ही मैं दबे पांव वापस आकर बिस्तर में घुस गया। हैरत के साथ साथ मुझे तशवीश भी हो रही थी। ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल नहीं था कि ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन क्या जहीर को अंदाजा नहीं कि इस दास्तान इश्क का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। और उसने न सिर्फ अपना बल्कि मेरा असली नाम भी उस मोहतरमा को बता रखा है। क्या ये कोई मुनासिब हरकत है? मुझे जहीर से थोड़ा गिला तो महसूस हुआ, लेकिन उन दोनों की बाहमी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई महसूस करके दिल ही दिल में खुशी भी उमड़ रही थी। शायद उनका रिश्ता इस कदर खरा और खालिस है कि मन और तू का फर्क बेमानी हो गया है। ये खुश मिजाज लड़की तो मेरे भाई के प्यार में सचमुच दीवानी हो गई है। इस असना में जहीर वापस आकर अपना बिस्तर संभाल चुका था। मैंने उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए किसी मुनासिब वक्त पर बात करने का फैसला किया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अगला दिन बगैर किसी खास वाक़े के गुजरा। विक्रम अभी तक भटिंडा था। रात के खाने के बाद हम दोनों हस्बे मामूल दुनिया जहान की बातें करते रहे, लेकिन उसने मुझे अपनी दास्तान दिल सुनाई, न मैंने अपनी हलवाड़ा गर्दी का अहवाल बताया। फिर मैंने वक्फे से कई जमाइयाँ लेने के बाद नींद की वादी की सैर को जाने का ऐलान किया और रजाई मुंह पर डाल दी। मैं वाकई सोना चाह रहा था, लेकिन दिल में कहीं पोशीदा हैजान ने मुझे जगाए रखा और मैं मुंह ढांपे लेता रहा। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने जहीर की रवानगी के आसार महसूस किए। मैंने एक तरह से इत्मीनान का सांस लिया और वाकई सोने का इरादा किया, लेकिन एक अजीब से इज़्तिराब ने मुझे घेर लिया और मैं फौरन उठ बैठा। मुझे इस ख्याल ने बेचैन कर दिया था कि दिल के हाथों मजबूर होकर सही जहीर जो कुछ कर रहा है वो आग से खेलने के मुतरादिफ है। वो चाहे मुझसे राजदारी बरत रहा हो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हो सकता है मैं किसी खतरे की सूरत में उसे बचा सकूं। उसे गए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मैं भी उसके पीछे चल दिया। हस्बे तवक्को बरामदे में सन्नाटे की हुक्मरानी थी। मैं तेजी से राहदारी की तरफ बढ़ा। वहां बिल्कुल घुप अंधेरा था, लेकिन अब मैं सुस्त रफ्तारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मुझे पता था कि हवेली के जनान खाने में पहुंचने के बाद उस परमिंदर बुआ का कमरा तलाश करना मुसीबत बन जाएगा। जनान खाने का दरवाजा धकेलते ही खुल गया। मैंने अंदर कदम रखा। मेरी नजरें तेजी से जहीर को ढूंढ रही थी। सामने एक कुशादा सहन था, जहां धीमी चांदनी में मुझे जिंदगी के कोई आसार दिखाई न दिए। दाएं तरफ एक बावर्ची खाना और उसके साथ 2 कोठरियां बनी हुई थीं, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक अशियाए सर्फ और बर्तन वगैरह रखने के काम आती होंगी। सामने बड़े से दालान में 3 दरवाजे दिखाई दे रहे थे, जो उस वक्त खुले हुए थे। हवेली के बासियों की ख्वाबगाहों तक शायद उन्हीं दरवाजों से जाना पड़ेगा। खुदा जाने जहीर की मंजिल उनमें से कौन सा कमरा था। तभी मेरी नजर एक तरफ मौजूद जीने पर पड़ी, जो ऊपरी मंजिल की तरफ जा रहा था। मेरे जहन में छन्नाका सा हुआ। ऐसी चोरी छुपे मुलाकातों के लिए चौबारा ही शोहरत रखता है। ऊपरी मंजिल पर मौजूद कमरा किसी जमाने में विक्रम की फुफ्फी के कब्जे में रहा होगा। उसकी रुखसती के बावजूद वो अभी तक परमिंदर बुआ का कमरा ही कहलाता होगा, जो यकीनन उन दोनों की मुलाकात के लिए महफूज ठिकाना समझा जा सकता है। यह ख्याल मुझे इतना मौजू लगा कि मैं निचली मंजिल को सिरे से नजरअंदाज करते हुए जीने की तरफ बढ़ा और बेआवाज लेकिन तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। अब मेरे दिल में खलबली मचाता खतरे का एहसास कुछ पुरसुकून हो गया था। जीने के आखिर में मुझे एक निस्बतन छोटा सहन दिखाई दिया, जिसमें 2 कमरों के बंद दरवाजे दिखाई दे रहे थे। उन दोनों दरवाजों की निचली दर्ज से मुझे कोई रोशनी झांकती दिखाई न दी। मैं दबे पांव आगे बढ़ा और पहले एक कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सुनगुन लेने की कोशिश की और अंदर मुकम्मल खामोशी पाकर दूसरे दरवाजे के अंदर से कोई आवाज सुनने की कोशिश की। वहां भी सन्नाटा था। मुझे लगा कि मेरी सारी तुक्केबाजी रायगा गई है। मुझे अब नए सिरे से तलाश का सिलसिला शुरू करना था। मैं जीने की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे नीचे से कई लोगों के आपस में बातें करने की आवाज सुनाई दी। फिर कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। मेरा दिल जोर से धड़का। ये क्या आफत आ गई है? तभी मुझे किसी औरत की भारी तहक्कुम भरी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोल सुंदरी, मैं जानती हूँ तू उस मुसले के साथ अंदर मौजूद है। उसका लहजा भी गहरा पंजाबी रंग लिए हुए था। ये सुनते ही मेरा दिमाग भग से उड़ गया।
तो ये औरत ज़हीर के मजहब से भी वाकिफ़ है, यानी मामला मेरे अंदाजे से ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़हीर की ज़िंदगी सख्त ख़तरे में है। अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जीने से झांक कर देखा तो बावर्ची खाने के साथ वाली निस्बतन बड़ी कोठरी के बंद दरवाजे के ऐन सामने एक दराज पामत भारी भरकम अथेड़ उम्र औरत खड़ी नजर आई। उसके अतब में देही लिबास में दो बंदे अपनी अपनी शॉटगन दरवाजे की तरफ ताने खड़े थे। उनमें से एक पूरन था, उनके साथ जवां सा लेकिन मामूली शक्ल की एक और औरत खड़ी थी जो अपने लिबास और हुलिये से नौकरानी दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो दबंग औरत बिक्रम सिंह की बीवी प्रीतो है, जो सुंदरी के बयान के मुताबिक नींद की गोली खाकर हर रोज अंतगफील हो जाती है। लेकिन उस वक्त तो वो सिखनी किसी वहशी शेरनी की तरह बिफरी हुई दिखाई दे रही थी। उसे उस कोठरी में ज़हीर और सुंदरी की मौजूदगी का पुख्ता यकीन हो गया। तभी वो ज़हीर को भी सुनाने के लिए पंजाबी की बजाय हिंदी को जरिया इजहार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन फिर इश्तियाल बढ़ने पर वो ज़हीर और सुंदरी को अपनी मादरी जबान में गालियां बकते हुए धमकी देने लगी कि दरवाजा न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा और फिर बिक्रम सिंह आकर दोनों के टोटे कर देगा। मैं सख्त इस्तराब के बावजूद फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुदाखलत की बजाय फिलहाल सूरत हाल का रुख देखना चाहिए। इसी असना में हुलिये से मुलाजिमा दिखाई देने वाली औरत चंचना कर बोली, सरदार मी जी ननू एंज समझ नहीं आनी, दरवाजा तोड़वा दो। लेकिन प्रीतो भाभी ने उसकी बात पर तवज्जो देने की बजाय छिड़क कर खामोश रहने का हुक्म दिया और दरवाजे की तरफ देखकर एक बार फिर गरजी, सुंदरी दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा तेरे हक में। तभी मुझे अंदर से सुंदरी की यह आवाज सुनाई दी। वो बुलंद आवाज और ठोस लहजे में कह रही थी, भाबो मैनू अपनी कोई फिक्र नहीं, पर ज़हीर उत्ते हाथ चुकन तो पहला मेरी लाश गिरानी पवेगी तुहानू। जवाब में उसे प्रीतो भाभी की मजीद गालियां सुननी पड़ी। वो साथ साथ ज़हीर को भी कोसनों और मुगल्लजात से नवाज रही थी। तभी अंदर से सुंदरी ने एक बार फिर मजबूत लहजे में कहा, भाबो मैं दरवाजा खोल रही हूँ, पर मैं वाई गुरु की सौगंध खाकर कहती हूँ मैं ज़हीर पर बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकाल लूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये सुनते ही मैं खुद को मजीद नहीं रोक सका और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। मुझे डर था कि वो दोनों बंदूक बरदार कहीं ज़हीर को देखते ही उस पर गोली न चला दें। मैं तमाशाई बनकर उसके मरने का नजारा कैसे कर लेता। मैं भी आंखें जीने में था कि कोठरी का दरवाजा खुला और सुंदरी ज़हीर को अपने अतब में छुपाए बाहर निकल आई। मैं उसकी एक ही लेकिन नजरें खीरा कर देने वाली झलक देख पाया, क्योंकि अगले ही लम्हे प्रीतो भाभी ने उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ज़हीर बराह रास्त दोनों बंदूकों के निशाने पर आ गया। मुझे लगा कि मैंने देर कर दी है, लेकिन दोनों बंदूकचियों ने गोली चलाने की बजाय ज़हीर की तरफ खूंखार नजरों से घूरने पर इक्तिफा किया। ये देखकर मैं जीने पर रुक गया। इस दौरान प्रीतो भाभी गालियां देते हुए सुंदरी पर तमाचे बरसा रही थी और सरदार बिक्रम सिंह की इज्जत खराब करने पर लानत मलामत कर रही थी। अचानक ज़हीर शेर की तरह गरजा, बस करो भाभी, अपने हाथ रोक लो वरना अच्छा नहीं होगा, हमने कोई बदकारी नहीं की। ज़हीर के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि प्रीतो भाभी के बरसते हाथ साकित हो गए। तब सुंदरी भी सिसकते हुए बोली, साढ़े प्यार लई गंदे शब्द न बरतो भाबो, वाहेगुरु दी सौगंध मैं अपने वीर दी पग उत्ते कोई धब्बा नहीं लाया जे। इस पर प्रीतो भाभी ने मजीद गालियों के साथ ताना दिया कि एक मुसलमान से जारी लगाकर वो पहले ही अपना धर्म खराब करने के साथ अपने भाई की इज्जत भी तबाह कर चुकी है। तमाम इस दौरान उसने सुंदरी के बाल छोड़ दिए थे और हाँपते हुए खूनी नजरों से उसे घूर रही थी। सुंदरी ने अपने रेशमी बाल संवारते हुए संजीदा लहजे में कहा, भाबो मसला अलग धर्म का है तो मैं अभी मुसलमान हो जाती हूँ, और अगर प्यार पाप है तो ये पाप तुम भी कर चुकी हो और हमसे ज्यादा बरसों तक कर चुकी हो। हमारा साथ 2 साल भर का है, बिक्रम वीर से तुम्हारी यारी तो 5 साल चली थी। मैं सच कह रही हूँ ना। मैंने प्रीतो भाभी के चेहरे पर खिसियानेपन की झलक देखी। वो बोली, हद्दों वद के गल्ला न कर कुड़िए, अपने वीर नू सुनाई अपनी प्रेम कहानी, ओ दसेगा तेनू सीधा रास्ता। इस मरहले पर ज़हीर ने मुदाखलत की, भाभी मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, लेकिन हम दोनों दिल के हाथों मजबूर हैं। आप और बिक्रम भाई चाहे हमें जान से मार दें, लेकिन एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकाल सकते। मैं कुरान उठाकर यकीन दिला सकता हूँ कि हमारी मोहब्बत पाक है। इस मरहले पर मैंने दखल अंदाजी का फैसला किया और सीढ़ियाँ उतरकर उनके पास पहुँच गया। वो लोग मुझे देखकर चौंके, लेकिन मेरे चेहरे के संजीदा तासुरात ने उन्हें मेरी बात सुनने पर मजबूर किया। मैंने कहा, भाभी आप बिक्रम भाई के हवाले से मेरे लिए भी इंतहाई काबिल इज्जत हैं। मैं ज़हीर को आग से खेलने से रोकने के लिए ही पीछे पीछे आया था। मैं आपकी बात मानता हूँ कि इन दोनों से नादानी सरजद हुई है,